नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में आप देखेंगे 19 नवंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का संकलन है। और ये आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर आप यहाँ पर रेगुलर क्लासेस को फॉलो करते हैं तो। अच्छा, आज के सेशन की शुरुआत करें हम पिछले क्लास में जो हमने प्रश्न पूछा था वहां से, लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं आप सबों को दे दूं कि इससे पिछला वाला जो क्लास था, जस्ट इससे पिछले वाली क्लास में हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर करवाया है। और जाके जरूर उस क्लास को देखिएगा। और उसका पीडीएफ फाइल को हमने एकदम निशुल्क आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया है। हालांकि ऐप पर भी फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में वो वीडियो और पीडीएफ निशुल्क में आपको मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले एक महीने के, जिसमें अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर बात करें, बुकर प्राइज की हमने बात किया है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की हमने बात किया है, बिहार विधानसभा चुनाव की बात किया है, इसके अतिरिक्त गुजरात में जो हड़प्पा कालीन जो स्थल मिला है उसकी बात हमने किया है, शारदा सिन्हा की बात हमने किया है, और कई ऐसे टॉपिक हैं जो खबरों में रहे हैं। लगभग 12-13 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हर हाल में मुझे लगता है कि वहां से प्रश्न बनेंगे कोई ना कोई। और उसका पीडीएफ फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले क्लास में जो एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। एक सूचकांक से संबंधित प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि ये बात करें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। इसमें अगर हम देखें 2025 में जो रिपोर्ट अभी आई है, इस आधार पर भारत इसमें 15वें स्थान पर है। पिछले साल की रिपोर्ट में भारत इसमें 10वें स्थान पर था। ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। तो यहां पर यह प्रश्न है कि नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में आईआईटी पटना के छात्र ऋषभ राठौर की टीम NEAR को, ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम का नाम है, इसका फुल फॉर्म आपको अभी हम बतलाएंगे। और पूछा गया कि इन्हें कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। 2-3 पुरस्कार है जो बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जब विकल्पों को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर है वो विकल्प नंबर बी, यानी कि गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर अवार्ड या फिर 2025 अवार्ड। 2025 को लेकर इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी प्रश्न मेरे ख्याल से जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका जिक्र यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से कर दिया है। दोस्तों, आईआईटी पटना के छात्र ऋषभ राठौर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, हालांकि इनकी टीम में आपको यहाँ पर कई सारा नाम दिखेगा, जो बेसिकली 3 जो हैं ये भारत के ही हैं। और इनमें संस्कृति वर्मा जो है ये टीम की लीडर है, इस बात को भी ध्यान रखना। लेकिन इसमें बिहार के ऋषभ राठौर शामिल थे जो आईआईटी पटना के छात्र हैं। और आपको ध्यान रखना है इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय टीम है NEAR, इसका पूरा नाम होता है नेचुरलिस्टिक एक्सप्लोरर, और आगे है एगुमेंटेड रियलिटी। मतलब यहां पर इस टीम ने नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और बिहार के एक छात्र इसमें शामिल है, तो इस लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अतिरिक्त टीम को या फिर टीम ने ग्लोबल नॉमिनी 2025 का खिताब और साथ ही साथ जॉर्जिया विश्वविद्यालय स्पेस एप्स में भी पहला स्थान हासिल किया। और इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिष्ठित नाटा नहीं बल्कि नासा गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, या फिर इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको हर हाल में ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल उतना डीप में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, जितनी जानकारी हमने आपको दिया है बस इतना याद रखिए, काम आपका चल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी प्रश्न का रूप आपसे मतलब प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ऐसा कदापि आप लोग मत सोचेगा कि 2025 में जो 18वीं विधानसभा चुनाव आयोजित हुआ है तो 18वीं से ही इसका परिणाम से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाए, ये जरूरी नहीं है। बल्कि विधानसभा या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसके इतिहास से भी रिलेटेड, और वो तमाम चीजों का जिक्र अभी हम करेंगे जो फिलहाल आपके बीच हमने रखा है। कई बार चर्चाएं हमने किया है, लेकिन प्रश्न पे पहले फोकस करते हैं। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निम्नलिखित में से
कौन सी पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और कितनी सीटें जीतने में सफल रही है। ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, लेकिन अगर आप इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बेसिकली प्रश्न पूछ क्या रही है, तो इसका आंसर आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया कि किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर, जो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें सबसे अधिक सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। उस पार्टी का बेसिकली नाम है आरजेडी, यानी कि राजद। और आपको ये ध्यान रखना है, आगे पूछा गया कि कितनी सीटें जीतने में सफल रहे। अगर आरजेडी की हम बात करें तो 141 सीटों पर उम्मीदवार को खड़ा किया और 25 सीटों पर ये विजयी रहे, मतलब उन्हें जीत मिली। अब सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि बात यहाँ पर जो हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर हमने क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सीटों पर लड़ा और कितने सीट जीतने में सफल रहा। ये नहीं पूछा गया है कि किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीता बिहार में। अगर सबसे अधिक सीट जीतने की बात होगी तो उस स्थिति में आप भाजपा राइट आंसर करेंगे, चाहे वो कितने भी सीटों पर लड़े, लेकिन सबसे अधिक जीत की बात होगी तो भाजपा करेक्ट आंसर होगा। कई दृष्टिकोण से ये चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो यहाँ पर हमने लिखा है कि अच्छा, वो चीज आगे भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे भाजपा 101 सीटों पर लड़ा, 89 पर जीता, जदयू 101 पर लड़ा, 85 पर जीता, और AIMIM 25 पर लड़कर 5 पर जीता है। तो ये चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के आधार पर राइट आंसर यहां पर ये होगा। अब यहां पर हम चीजों को थोड़ा सा डीप में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस सूची को देख लीजिए कि पूरी 243 जो विधानसभा सीटें हैं बिहार में, चुनाव का जो परिणाम रहा है वो किस आधार पर है, मतलब कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिला है। चाहे हम गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, ऐसे तो आप एक पार्टी वाइज ये चीज़ों को ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पर वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो साइड में आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये डेटा हमने आपके बीच रखा है। ये वोटिंग परसेंटेज का डेटा है, मे भी आपको शायद ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, लेकिन वो चीज़ें अभी हम आपको बतलाएंगे। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये है वोटिंग परसेंटेज। वोट परसेंटेज की हम बात करें तो यहां से एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट, मीडिया आदि में ये चीजें आपने बहुत बार चुनाव परिणाम के बाद देखा होगा कि सबसे अधिक वोट आरजेडी को मिला है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि सबसे अधिक वोट जो है वो आरजेडी को मिला है। जब आप इसको देखेंगे तो सेकंड लास्ट में नजर डालने का प्रयास कीजिए कि 23% वोट जो है कुल वैलिड वोट्स का उन्हें मिला है, आरजेडी को, यानी कि राजद को। और जो यहाँ पर बीजेपी जो 101 सीट पर लड़कर सर्वाधिक 89 सीटों पर जीत दर्ज की है, बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 20.08 रहा। और वहीं पर अगर हम देखें AIMIM का तो 1.85, जबकि एक जगह जदयू का देख लीजिए, जदयू का रहा 19.25%। अब यहां पर एक चीज आपको कंफ्यूज करेगा, जो वीडियोज की अभी हम बात कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला तो उनकी सरकार क्यों नहीं बनी, मतलब उनको 25 सीट फिर कैसे, मतलब सबसे अधिक वोट मिला है, वाजिब बात है। तो इसके पीछे एक रीजन ये है, आप यहां पर देख रहे हैं हमने क्या लिखा है कि सबसे अधिक 141 सीटों पर आरजेडी लड़ी। और ऐसे में अगर मान लीजिए ज्यादा सीट पर आप लड़ रहे हैं एक पार्टी के रूप में, अगर आप यही 141 की जगह मान लीजिए 243 हम कर दें, तो वोट की जो संख्या है, प्रतिशतता, वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर सबसे अधिक वोट ला रहे हैं तो आप ही विजयी हो, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोण से चीजों को देखिएगा, किस सीट पर लड़ा है, वहां पर स्थिति क्या रही है, ओवरऑल नहीं देखना है। ये तो ओवरऑल डेटा है ना, 23%। तो इस चीज को आपको समझना है। भले ही 141 सीटों पर लड़ा, लेकिन एक तरह से आप देखें तो ये परसेंटेज वो ओवरऑल डेटा को इंगित कर रहा है। तो अब यहां पर आई होप कि आप समझ चुके हैं कि मामला क्या है। बहुत सारे लोग इस पर वीडियोज बना रहे हैं और मिलियन में व्यू जा रहा है। तो रीजन यही है, मैथमेटिकली चीज़ों को आप देखेंगे तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। मतलब जितने लोगों को 141 सीटों पर वोट मिला है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, मतलब उस आधार पर परसेंटेज निकाला वोटिंग का। तो आई होप कि ये चीज़ों को आप समझ चुके हैं। बिहार में 18वीं लोकसभा नहीं, लोकसभा तो 18वीं वाला पिछले साल है जो था 2024 में। बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव जो है अभी हाल ही में 2 चरणों में संपन्न हुआ, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। अच्छा, किसी भी पार्टी को
और उसके बाद अगर हम गठबंधन या महागठबंधन की बात करें तो सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 122 सीटों पर जीत दर्ज करना अनिवार्य है। वो चीजें हमने यहाँ पर भी लिखा है और ये तमाम चीजें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमने कई बार आपको बताया है। और बिहार के चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 66.91% मतदान हुआ है। ये सर्वाधिक है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था और इसको लेकर तमाम जानकारी एक वीडियोज के भी माध्यम से हम आपको दे चुके हैं। डिटेल में चर्चाएं हमने किया है। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री बने थे कौन? तो श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस से। अब ये पूरी रूपरेखा है जो 100 नेबल की जो 243 विधानसभा की सीटें हैं उनको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बीजेपी, जदयू, आरजेडी और मतलब यहां पर एलजेपीआरवी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब पार्टी का नाम है। और ये यहां पर ध्यान रखिए वो खास करके चिराग पासवान वाले, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर एआईएमआईएम, और फिर हम सेकुलर जीतन राम मांझी वाली, और फिर अदर यहां पर 9 है। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी है 243 विधानसभा सीटों की। अब यहां पर हम आगे आएंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन है इसको लेकर हालांकि जानकारी हमने बहुत पहले जब घोषणा हुई थी तब आपको हमने दिया था कि फलाने राज्य में इसका आयोजन होना है। अब सवाल यहां पर यह है कि जिनका शुभंकर अभी हाल ही में खम्मा और घनी को चुना गया है, खम्मा घनी, जब ये शब्द आप सुनते हैं ये एक प्रकार से अभिवादन है। जैसे बोलते हैं ना राम राम, बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या फिर वालेकुम अस्सलाम, स्वागतम, मतलब जो भी वेलकम। तो ये एक प्रकार से आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्द है। और ऐसे में आप एक बात को ये ध्यान रखिए, ये बेसिकली संबंधित है राजस्थान से, यानी कि यहां पर विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी गेम्स, हालांकि ये इसका 5वां संस्करण है। देखिए यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण है, इसी को लेकर अभी इसका शुभंकर जो पारंपरिक राजस्थानी अभिवादन है खम्मा घनी, इसी को ये शुभंकर बनाया है। ये 2 शुभंकर है, इस बात को ध्यान रखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बेसिकली 7 शहरों में राजस्थान में जयपुर जो राजधानी है, फिर इसके अतिरिक्त उदयपुर जो झीलों का नगर कहा जाता है, फिर जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर, मतलब इन जगहों पर इसका आयोजन होना है 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। इन सारे बातों को ध्यान रखिए। जब ये प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी तो तमाम चीजें इसी क्लासेज में हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर इस क्लास की बात करें, जो शुभंकर की चर्चा अभी हमने किया था, ये शुभंकर किससे लिया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए। आप ये देख के थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ऊंट से हमें प्रेरित लग रहा है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, ठीक है। तो दोस्तों ये राजस्थान का राजकीय पशु है, इसी से ये प्रेरित है। ये लाइन हमने यहां पर लिख भी दिया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो शुरुआत है वो हुई थी 2020 में, और वो जानकारी यहां पर है 22 फरवरी 2020 को उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार का उतना ज्यादा कोई आप बोल सकते हैं मतलब रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन एक रिकॉर्ड है, वो जानकारी आपको हम देंगे। फिलहाल यहां पर पहला संस्करण जो उड़ीसा में आयोजित हुआ था, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रही। दूसरा संस्करण जो कर्नाटक में आयोजित हुआ, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक प्रथम स्थान पर रही। तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर रही। फिर चौथा संस्करण 2024 में ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित हुआ, असम सहित 7 पूर्वोत्तर राज्य में, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर रही। तो ये चारों संस्करण को लेकर जानकारी है। और जो अगला है वो आपको ध्यान रखना, 24 नवंबर से शुरुआत हो रही है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा था ना 24 नवंबर से शुरुआत हो रही है 5 दिसंबर 2025 तक, तो जानकारी आपको हम जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण ये आयोजित हुआ था, और इसमें आपको ध्यान रखना है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम, यानी कि महिला कबड्डी टीम, वो हमने लिखा भी है, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, और पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किया था। जो मेरी रिसर्च है, जो हमने चीजों को आपको पढ़ाया बतलाया है। अच्छा, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये अभी तैयार नहीं हुआ है,
जब जब ये प्रतियोगिता आयोजित हुआ तब तब ये जानकारी हमने दिया है और ये सूची धीरे धीरे बढ़ता गया है और डिटेल में चीज़ों को हमने आपको पढ़ाया है। ये तमाम चीज़ें आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे आइए, अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले इसी साल 2025 में बिहार की मेजबानी में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है और वो चीजें शायद यहाँ पर नहीं आई है। एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पर ये स्लाइड मिसिंग है, लेकिन हमने ये चीजें आपको पढ़ाया है और विस्तार में पढ़ाया है और आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी चर्चा हमने यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर किया, तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके बीच है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इस खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेट देखने के अगर आप शौकीन हैं तो इनको जरूर जानते होंगे। अभी जो महिला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो आयोजित हुआ था, वहां पर इन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और कहीं ना कहीं उनकी बदौलत भारत इस मुकाम पर पहुंची कि पहली बार खिताब को अपने नाम किया। नाम जरूर याद रखिएगा, सैफाली वर्मा, जिन्हें अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण से जुड़े अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार ने नियुक्त किया है। दोस्तों एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 13वां एडिशन अभी हाल ही में भारत और नेपाल की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ। इंडिविजुअली भारत की दृष्टिकोण से देखें तो चौथा मतलब ये वर्ष है जब भारत ने इसकी मेजबानी किया है और इस प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से 52 साल के बाद हराकर, यानी कि ओवरऑल अगर इस प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बात करें, शुरुआत हुई थी 1973 में डायना एडोलजी की कप्तानी में भारतीय महिला टीम पहली बार इसमें 1978 में भाग ले। 73 में शुरू हुई थी लेकिन भारत इसमें 1978 में पहली बार, और इस खिताब को जीतने में 52 साल का समय लगा। संयोग देखिए, दक्षिण अफ्रीका की टीम को हमने 52 रनों से हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया और एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और वो तमाम चीजें दोस्तों यहाँ पर आपके बीच हमने रख दिया है और यहीं पर इसी प्रतियोगिता के संदर्भ में आप जब देखेंगे यहाँ पर आपको नाम दिखेगा सैफाली वर्मा का और फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी। फाइनल जो खेला गया दक्षिण अफ्रीका के साथ, जो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई सैफाली वर्मा। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें या फिर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो दीप्ति शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। और मैंने कई बार बोला कि यह प्रतियोगिता इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अंक मुझे यहां से झलक रहा है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और दोस्तों ये तमाम जो चीजें आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लीजिए, 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंग्लैंड 4 बार इस खिताब को जीता है, 7-4-11 हो गया, एक बार न्यूजीलैंड जीता, 11-12 हो गया, और इस साल तो अपना भारत, तो 12-13 संस्करण इसका आयोजित हुआ। और ये तमाम चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हूबहू ये क्लासेस का जो पीडीएफ है आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो करंट अफेयर्स का विजेता बैच है वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस सीरीज की शुरुआत 2022 में हुई है और दोस्तों तभी से लगातार हम आपको चीजों को पढ़ा रहे हैं और मेरा प्रयास रहता है कि चीजें बेहतर हम आपको दें ताकि आपको भरपूर हेल्प मिले, ताकि समय आपका बर्बाद ना हो। एक मतलब बोल सकते हैं कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहां से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, काफी इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट से संबंधित एक प्रश्न है, WHO की रिपोर्ट है। अच्छा पहले भी यहां से प्रश्न बन चुका है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट को लेकर पिछले भी साल हमने जानकारी आपको दिया था। अभी जो रिपोर्ट आई है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025, आपको मालूम होगा अगर पिछले साल से अगर क्लासेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो 2024 का भी रिपोर्ट हमने बतलाया है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, प्रश्न देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में, दशक यानी कि 10 वर्ष, सदी यानी कि 100 वर्ष, तो यहां पर पिछले एक दशक यानी कि 10 वर्षों में भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के मामलों में कितनी कमी आई है। और ये कमी जो है हमें परसेंटेज में पूछा गया है, तो 21% की कमी यहां पर दर्ज किया गया है। विकल्प नंबर सी आंख मूंद के इसका आंसर कर दीजिए। और पिछले 10 वर्षों यानी कि बेसिकली बात जो हो रही है वो 2015 से 2025 के संदर्भ में बात यहां पर हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 21% की इसमें कमी दर्ज की गई है।
और इस रिपोर्ट में जो जरूरी बातें कही गई हैं, एक नज़र इसको देखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। हालिया जारी डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले एक दशक में तपेदिक यानी कि टीबी में 21% की कमी देखने को मिला है भारत में, या फिर कमी हुई है, या फिर भारत ने ये कमी दर्ज किया है, हासिल किया ये उपलब्धि। अब देखिएगा, हालांकि ये जो कमी है वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर देखी गई 12% की गिरावट से लगभग दोगुना है। इस बात को भी इस रिपोर्ट के आधार पर समझना है। इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र हुआ कि 2025 के अनुसार देश में टीबी रोगियों की जो संख्या है, मतलब जो टीबी से संबंधित जो ग्रसित लोग हैं, टीबी से ग्रसित मृतक की बात नहीं हो रही, मतलब जो ग्रसित थे वो मर गए, वो मतलब मौत की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मामला दर्ज हुआ है, जो बेसिकली ग्रसित लोग हैं, तो 2025 में प्रति लाख पर अगर हम देखें तो जनसंख्या पर प्रति लाख पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख 187 हो गई है। इस बात को ध्यान रखना है, 2024 तक का ये रिपोर्ट है, 2025 वाला 2015 से तुलना करें तो ये घटा है, 237 से घटकर 187 हुआ है जो मामला दर्ज होते हैं। लेकिन इससे होने वाली मौत की इसी अवधि में बात करें तो 2025 में, 25 नहीं बल्कि 15 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर पिछले वर्ष यानी कि 2024 तक ये प्रति लाख जो है ये डाटा 21 हो गया। 1 लाख पर 21 लोगों की मौत हो रही है। ये यही चीजों को इंगित कर रहा है। क्लियर है? ये चीजों को ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में भारत के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम व प्रारंभिक पहचान की सराहना की गई है, थोड़ी तारीफ हुई है। और भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, क्षय रोग बोलिए, टीबी बोलिए, तपेदिक बोलिए, सभी एक ही है, तो इस कार्यक्रम के तहत 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि 2025 समाप्त होने को है और ये हो सकता है कि ये अवधि बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब भी भारत में ये एक जटिल समस्या है, गांव देहात में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले बहुत पहले में भी अभी भी आता होगा, जो रेडियो अगर आप लोग सुनते होंगे तो पहले बहुत पहले एक ऐड आता था, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी ये टीबी का लक्षण है, इस प्रकार का कोई ऐड आता था, मुझे ध्यान आ रही है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआती लक्षण जो है वो लंबे समय तक इसका जो पहचान है, मतलब खांसी अगर हो रही है लंबे समय तक तो आप उसको मतलब उसको लेकर सचेत हो जाइए। ठीक है, मतलब एक दृष्टिकोण ये भी होता है कि मे बी हो सकता है खांसी का लक्षण है, मतलब टीबी का लक्षण है जो लंबे समय से खांसी हो रहा है। और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? और इस राज्य की अगर हम बात करें, चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य है और एक्सट्रीम पॉवर्टी को समाप्त करने वाला, या फिर ऐसा घोषणा करने वाला कि वहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वही राज्य है। और बात हम कर रहे हैं बेसिकली यहां पर केरला की। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए उन तमाम चीजों को देखते हैं जो इससे संबंधित है। केरल में एक जगह है कोची, और यहीं पर 4 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक अभी हाल ही में ये एक प्रकार का जो द्विवार्षिक सम्मेलन है, ये पहला संस्करण इसका है, ये उद्घाटन संस्करण है जो यहाँ पर आयोजित हुआ। इस मीट में यानी कि इस सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के प्रमुख शोध संस्थान से संबंधित या फिर शोध संस्थान और उनसे संबंधित वैज्ञानिक शामिल हुए, जिन्होंने समुद्री पारिस्थितिकी या फिर टिकाऊ मत्स्य पालन और नवाचार अर्थात इनोवेशन आदि पर, बेसिकली इन सारे चीजों पर ये सम्मेलन केंद्रित था, जहां पर चर्चाएं हुई, विस्तार में हुई। ये बातों को ध्यान रखिए। अब मूल उद्देश्य की बात करें तो ये सम्मेलन का मूल उद्देश्य या फिर मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को सुदृढ़ करना है। ये चीज ध्यान रखिए। बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मतलब ये इसका पूरा नाम होता है। ये चीजों को ध्यान आपको रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में किसी भी संगठन का जो पूरा नाम है वो पूछा जाता है। बिम्स्टेक को लेकर अभी रिसेंटली कुछ महीनों में जो इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आया है वो चीजें अभी हम देखेंगे। इसका जो गठन हुआ था वो जान लीजिए 6 जून 1997 को, मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। अच्छा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की सर्वोच्च अदालत ने अभी हाल ही में हत्या करवाने या फिर हत्या करवाने के आदेश देने या फिर उसमें संलिप्त रहने को लेकर फांसी की सजा सुनाई है।
बांग्लादेश की वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही है। इस बात को ध्यान रखिए, पिछले साल वो भाग गए थे वहां से जब मामला एकदम पूरा एकदम बिखर चुका था, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया स्थिति, वो भारत में शरण ली थी और अभी वर्तमान में भारत में ही है। अब यहां पर देखिएगा, भारत ने अपने नए राजनयिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के उद्देश्य किस देश ने, अच्छा भारत ने नहीं बल्कि भारत में किस देश ने सर्जियो गौर को अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? अब ये सिंपल सा सवाल है, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो नियुक्ति अभी हुई है, नियुक्ति को लेकर तमाम जानकारी और जो उद्देश्य है भारत अमेरिका संबंध को और अधिक गहरा करना, और वो तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर थोड़ी जानकारी ध्यान रख लीजिए। बीपीएससी एग्जाम में पिछले बार जब ये 45वें राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उस समय आपके एग्जाम में हूबहू उसका क्रम ही पूछ लिया गया, मतलब कौन से क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में हालांकि जो बाइडेन के बाद जो 46वें थे, अभी ये 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये क्रम भूलना नहीं है, क्रम ध्यान रखना है। और वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जो है वो कमला हैरिस नहीं है, जेडी वेंस हैं, जिन्हें यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है। ये चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, समझना है, ये चीज़ एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ओवल ऑफिस में बेसिकली ये व्हाइट हाउस का ही एक पार्ट है, यहीं पर मतलब इन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कई बार राजदूत और उच्चायुक्त शब्द देखते हैं, चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। अब अगर आसान शब्दों में से हम परिभाषित करें, मान लीजिए ये प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि उच्चायुक्त या फिर राजदूत से आप क्या समझते हैं? दोस्तों बेसिकली ये दोनों संभवतः लगभग आप बोल सकते हैं सेम ही है। अब इसको समझने का एक आसान तरीका यह है, जैसे कि कॉमनवेल्थ है, नेशन या फिर राष्ट्रमंडल देशों की हम बात करते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। वैसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, किसी संधि स्वरूप वैसे देशों को आज़ादी मिली है, उस देशों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशन या फिर राष्ट्रमंडल देश। एक औपनिवेशिक स्थल के रूप में मतलब वो कार्य किया है ब्रिटेन का, जैसे कि भारत एक औपनिवेशिक स्थल था, लंबे समय तक यहाँ पर उनका शासन रहा और एक संधि स्वरूप भारत को आज़ादी मिली। अब ये चीज़ समझिएगा कि भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। तो राष्ट्रमंडल देशों में राष्ट्रमंडल देश, अगर कोई भी राष्ट्रमंडल देश है जो नियुक्ति करती है, मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें राजदूत कहा जाता है। जो प्रतिनिधित्व होता है उनका, मतलब राजदूत शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। राजदूत नहीं बल्कि यहाँ पर उच्चायुक्त शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन वैसे देश जो कभी इस मामले से मतलब दूर ही रहे हैं, जो ब्रिटेन का कभी गुलाम नहीं रहे हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका की बात करें तो वैसे देश भारत में राजदूत नियुक्त करते हैं। बेसिकली हमने क्या बोला, दोनों सेम ही है, लेकिन शब्द का चयन दोनों अलग अलग है, लगभग ये एक ही है। तो इस बात को ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ नेशन मतलब दोनों के बीच जो नियुक्ति होती है उसे उच्चायुक्त मतलब बोला जाता है, जो शीर्ष राजनयिक होते हैं। मतलब यहाँ पर ये चीजों को ध्यान आपको रखना है, शीर्ष अधिकारी को। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कृषि विभाग ने हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग और प्रोस्पेरस फार्मर को अपने नए आधिकारिक नारे के रूप में अपनाया है? और ऐसे में यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र एक नया नारा अपनाया है, जैसे कि शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। अगर आपसे नहीं समझ पा रहे हैं तो अंग्रेजी में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रोस्पेरस फार्मर, तो यही इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कॉमन सी जानकारी मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना चाहिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे वर्तमान में अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल है, आचार्य देवव्रत, और राजधानी यहाँ की है मुंबई, पहले से बॉम्बे कहा जाता था। जिलों की संख्या यहाँ पर है 36, राज्य भाषा है मराठी। अच्छा यहाँ पर मराठी को लेकर, अच्छा उसकी चर्चा हम चलिए नहीं करेंगे, फिलहाल यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। पशु यहाँ पर है भारतीय विशाल गिलहरी, पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, नारा अभी हाल ही में इसमें जोड़ लीजिए शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी, पुष्प है जरूल, खेल है कबड्डी, वृक्ष है आम। महाराष्ट्र का जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है। कबड्डी बांग्लादेश का भी महाराष्ट्र के जो राजकीय खेल है, राष्ट्रीय नहीं बल्कि राजकीय खेल जो है वो कबड्डी है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है।
लेकिन दोस्तों कबड्डी बिहार की भी राजकीय खेल है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हॉकी विश्व कप या फिर हॉकी विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है वो संयुक्त रूप से मतलब किन्हें सौंपी गई है, किस देश द्वारा मेजबानी किया जाएगा? तो देश का नाम है बेल्जियम और नीदरलैंड। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब वो जानकारी यहाँ पर है और बेसिकली ये जानकारी बहुत पहले ही निकल कर आ चुकी है। जो समझौता हुआ था 28 जून 2024 को एम्स्टर्डम में, यहीं पर मतलब ये खास करके हस्ताक्षरित किया गया था। फलस्वरूप आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का जो हॉकी विश्व कप की जो मेजबानी है वो नीदरलैंड और बेल्जियम करेगा, वो यहाँ पर आपके बीच हमने लिखा है। और वो सारी जानकारी कब आयोजित होगा? तो 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 तक। इसको ध्यान रखिए, आगे जब ये बातें और निकल कर आएगी तो वो चीजें और हम विस्तार में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, यानी कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है एपी सिंह, इनका पूरा नाम है अमरप्रीत सिंह। और आपको ध्यान रखना, हाल ही में किस स्थान पर स्थित नवीनतम न्योमा एयरबेस का औपचारिक उद्घाटन किया? ये भारत का नवीनतम एयरबेस है या फिर नवीन एयरबेस है, न्योमा एयरबेस। और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ हिमाचल प्रदेश में। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वो तमाम चीज यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। अच्छा एक सेकंड, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है लद्दाख होगा, मैं इसको मिस कर रहा हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं इसको सुधार दे रहा हूँ। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, लद्दाख होगा। मुझे लगा कि हिमाचल प्रदेश है, मैं गलत हूँ। यहाँ पर इसी को सुधार कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अब यहाँ पर वो चीजें लिखी गई हैं और इस एयरबेस को लेकर ये ध्यान रखिए, वर्तमान समय में सबसे ऊंचाई वाले सामरिक ठिकानों में से एक माना जाता है इस एयरबेस को। और विशेष तौर पर C-13 लेवल के 130J और फिर चिनूक जो विमान है और इसके फिर अन्य सैन्य जो विमान है भारत की तरफ से जो संचालित होता है, इसके संचालन के लिए इस एयरबेस को बेसिकली तैयार किया गया है। और ये एयरबेस जो है एलएसी क्षेत्र में भारत की जो तेजी से तैनाती है उसकी क्षमता को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों यहां पर एक चीज हम आपको बतलाना चाहेंगे, एलएसी का जो पूरा नाम है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसको समझिएगा, एक प्रकार से भारत और चाइना के मध्य सीमा रेखा का ये निर्धारण करता है। जो आप लोग मेक मोहन रेखा का जो नाम सुनते हैं कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है, जो बेसिकली 1965 में नहीं बल्कि ये 1914 में, एक्चुअली ये ध्यान रखिए 1914 में मेक मोहन रेखा अस्तित्व में आया था। दोस्तों इसको थोड़ा सा समझिएगा, बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास ही है, एक प्रकार से सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन इसमें एक बात ये समझना आपको कि इस रेखा को, मेक मोहन रेखा की जो हम बात कर रहे हैं, उसको जो चाइना है बिल्कुल नहीं मानता है, कभी नहीं माना है, कभी स्वीकार नहीं किया है। जो ब्रिटिश भारत में उसका निर्धारण हुआ था उसको चाइना कभी माना ही नहीं। 1962 में आपको ध्यान रखना, जो एक प्रकार से युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, तब से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो अस्तित्व में आया है। और इसी को आपको ध्यान रखना दोनों देश मानता है। और ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरी जो भारत और चाइना के मध्य सीमा रेखा है उसको कहा जाता है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। और वास्तविक सीमा रेखा ये कहा जाता है भारत और चाइना के मध्य। तो यही जानकारी है। और यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो लड़ाकू विमान है राफेल विमान, इसको उड़ाने वाली या फिर इसमें विमान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एक इतिहास रची है, इस बात को ध्यान रखिए। दसाल्ट एविएशन, ये हम इसलिए आपको बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो राफेल का जो मूल निर्माता कंपनी वो फ्रांस की दसाल्ट एविएशन है और ये प्रश्न पूछा गया, देखिए वो यहाँ पर हमने लिखा भी है। आगे आइए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का जो शुरुआत है वो किस स्थान पर किया है? बेसिकली शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम है ग्वालियर। यहीं से ये ड्रोन संचालन इकाई जो बेसिकली महिला द्वारा संचालित होगा, इसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में एआई आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको अभी हाल ही में विकसित किया गया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी। बेसिकली जो माल वाहन होंगे, जो एक प्रकार से फ्रेट वैगन जो लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो वैगन होता है रेल का डब्बा कहा जाता है, और फ्रेट वैगन या फिर बोल लीजिए कि माल ढोने वाले वाहन, मतलब वो डब्बे,
बेसिकली ये। तो उसमें जो लॉकिंग सिस्टम है उसको लेकर बेसिकली अपग्रेड किया गया है, मॉनिटर करने को लेकर कि किसी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें अभी हाल ही में जो विकसित किया गया सिस्टम दृष्टि किसके द्वारा, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी द्वारा ये विकसित हुआ है, विकल्प नंबर डी। आई होप कि इसको समझ चुके हैं, ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के क्लास का ये प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। चलिए, यही प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो टेस्ट सीरीज को लेना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। पूरे सिलेबस का आपको टेस्ट मिलेगा, पूरे तीनों पेपर का आप यहाँ पर देख रहे हैं। तैयारी बेहतर तरीके से होगी अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो। हजारों लोग ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी देर मत कीजिए, अभी जाइए इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग, वहीं पर ही आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आप बीपीएससी 72वीं के एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये कोर्स आपका लॉन्च जो हो चुका है, देरी नहीं करनी है, अभी जाके इसको लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।